नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आप देख रहे हैं हमारा सामाजिक मुद्दा उठाता हुआ डिबेट शो जनहित। आप हमें कॉल करके अपनी राय भी दे सकते हैं, जिसके लिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नीचे चल रहे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आज जनहित में हम इंसाफ और जुल्म के बीच झूल रहे न्याय की दीवार पर पड़ी दरार पर बात करेंगे। संविधान लिखने वालों ने जब हर वंचित तक न्याय पहुंचाने के लिए कानून में जगह बनाई, तो क्यों वो न्याय उन वंचितों तक नहीं पहुंच पाता है। कहते हैं न्याय में देर है, अंधेर नहीं है, मगर तस्वीरें कुछ और हैं। हाल ही में कुछ और नज़ारे भी सामने आए। न्याय भी आज अवसरवादी हो चुका है और वो चुनता है अपने लोगों को, जरूरतमंदों को, तो न्याय की चौखट पर दम तोड़ देते हैं। न्याय की आस में मुझे कहने में गुरेज भी नहीं कि ताकत और पूंजीपतियों के नीचे बसर कर रहा न्याय मजलूमों के सामने आंख पर पट्टी बांधकर खड़ा है। बड़ा सवाल है, क्या देश में कानून के जिम्मेवारों ने न्याय की आंखें फोड़कर उसका इस्तेमाल लोगों की उसी कानून के फेर में फंसाने वाले और टहलाने के लिए शुरू कर दिया गया है। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये चित्रकूट की तस्वीर है और सवाल कानून से। तो व्यापारी की थाने में बात तक नहीं सुनी जा रही है। पिछले कई घंटों से पीड़ित व्यापारी न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन रायपुरा कोतवाली में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस तहरीर बदलने का भी दबाव व्यापारी के ऊपर बना रहा है। दरअसल मामला था कि अराजक तत्वों द्वारा नशे में धुत होकर व्यापारी के साथ दिन दहाड़े अभद्रता की गई और फिर काउंटर से कैश चोरी किया गया और गाली गलौच भी दी गई, लेकिन इसके बाद भी अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एक व्यापारी को ऐसे में कैसे मिलेगा सुरक्षा का माहौल, एक बड़ा सवाल है। तो सुरक्षा की मांग में एक व्यापारी ने एफआईआर दर्ज करा दी, बावजूद इसके अभी तक उसे न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस मामले को जो प्रशासनिक अमला है वो गंभीरता से लेता नजर नहीं आ रहा है। और शायद यही वजह है कि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिन पर न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें दबा दिया जाता है, क्योंकि हमारी जो प्रशासनिक कार्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी से काम नहीं करती। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो पीलीभीत से है। यूपी के पीलीभीत में पुलिस प्रशासन से परेशान होकर मां बेटी ने जहर खा लिया। बेटी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने इसके पिता को रेप के झूठे मुकदमे में फंसाया है। अगर ये सच है तो शर्म और अफसोस की बात है और पुलिस पर आरोप गंभीर है। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आ रहा है और वीडियो में एक लड़की अपने मां के साथ दिखाई दे रही है। लड़की कहती है कि उसने और उसकी मां ने मजबूर होकर जहर खा लिया है, क्योंकि उसके परिवार को पीलीभीत पुलिस परेशान कर रही है। और लड़की का यह भी आरोप है कि एक महिला ने पैसे के लालच में उसके पिता के खिलाफ रेप का झूठा केस दर्ज करवाया। लड़की का कहना है कि उसका भी नाम केस में दर्ज कर लिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील कर रही है कि उसकी मौत के बाद विरोधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ को टैग कर लड़की के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कानपुर देहात में अफसरों की लापरवाही से मां और बेटी जलकर मर गई थी। उस मामले से आप सभी वाकिफ हैं। अब पीलीभीत में मां बेटी ने खाकी की प्रताड़ना और झूठे मुकदमे से तंग आकर जहर खाकर जान देने की कोशिश की। नारी शक्ति की सुरक्षा महज कागजों में दिखाई दे रही है। सोचिए कैसी मनोदशा होगी इनकी, क्योंकि अब यह न्याय के लिए तड़प रही हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्हें न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा।
और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें मेरठ से बड़ी खबर। 3 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। मासूम बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास पड़ोस के ही रहने वाले युवक ने कोशिश की। शोर सुनने के बाद युवक जो पड़ोसी हैं वो पहुंचे। हालांकि युवक मौके से फरार हो गया। बच्ची के पिता ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। अब यहां भी क्या इस पिता को इंसाफ मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कानूनी कार्य प्रणाली को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं और जनहित में हम इसी बात को लेकर चर्चा भी करेंगे कि क्या वाकई जो महिलाओं के हित में और आम जनता के हित में जो सुरक्षा बनाई जाती है वो महज कागजों में सिमट जाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम कैसे समाज में रह रहे हैं। कई बार जो मामले सामने आते हैं, चाहे रेप का मामला सामने आए, किसी के दबंगों की दबंगता का मामला सामने आए और तहरीर भी थाने में दे दी जाती है, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं होती। थक हार कर वो तहरीर देने वाला ही एक ऐसा कदम उठा लेता है, ऐसे कदम के लिए बाध्य हो जाता है कि उसके सामने उसको उम्मीद नहीं नजर आती कि क्या मुझे कानूनी अब कोई जो सुरक्षा प्रोवाइड कराई गई है, क्या अब मुझे वो कोई कानूनी कार्रवाई हमारे इस मसले पर होती नजर आएगी। और इसीलिए कुछ ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं, क्योंकि लगातार हम ऐसे मामलों को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं जनहित में। आज हम इसी पहलू को उठाकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रमाकांत साहू हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, प्रभात त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले, चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, रमाकांत जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए ये जो मामले सामने आ रहे हैं, माँ बेटी न्याय की गुहार लगा रही हैं और यहाँ पर न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। सुरक्षा के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, वो खोखले साबित होते नजर आते हैं। तो कानूनी कार्यशैली को लेकर आप क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा रमाकांत जी। मैडम जी हाँ, नमस्ते। के न्यूज चैनल को पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम रमाशंकर साहू है जी। और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। अगर ऐसी कोई बात है तो ये सरकार की चूक है और ये कहाँ से चूक हो रही है, इसकी जरूर निगरानी होनी चाहिए। और चूंकि जनता के लिए, लोगों की सुविधा के लिए थाने होते हैं, अगर कोई वहां पर जाता है अपनी ले करके जो भी उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिला प्रशासन का और थाना प्रशासन का कि उनकी बात सुने और तह तक जाकर के उसकी जांच करें। अब किस तरह का मुद्दा है इसकी मैं जरूर जानकारी करूंगा और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को लिखूंगा भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार वो संवेदनशील है इस मामले में। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट नीति भी है जीरो टॉलरेंस पे काम करने का अपराध के खिलाफ। और तो इस संवेदनशीलता को पलीता क्यों लगा रही है हमारी प्रशासनिक कार्यशैली? वो दिखनी चाहिए, वो गंभीरता, वो संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। बिल्कुल दिखनी चाहिए, बिल्कुल दिखनी चाहिए। और इसके बारे में मैं भी जानकारी करूंगा। या पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने बारीकी से और इतनी अच्छी तरह से जाकर के जनता के हित के सवालों को आप लोग उठाते हैं। और मैं आपको धन्यवाद देते समय ये जरूर कहूंगा कि मैं सरकार से ये जरूर गुजारिश करूंगा कि इस तरह की जो समाज में प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस प्रशासन है, इसको गंभीरता से लें। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीति है जीरो टॉलरेंस पे अपराध के खिलाफ, इस पर हमें कड़ी कार्रवाई करनी है जिला प्रशासन को। बिल्कुल, आपके पास आएंगे प्रभात जी। अगर देखा जाए पीलीभीत और चित्रकूट का ये मामला है, लेकिन बात सिर्फ पीलीभीत और चित्रकूट की नहीं है, बात है पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे देश में जिस तरीके से सुरक्षा का जो माहौल। मेरा मैडम जी, रमाशंकर नाम करेक्ट कर दीजिएगा, रमाशंकर साहू है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। मेरठ से उमेश जैन जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका उमेश जी, अपनी राय साझा कीजिए। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था
कि हमारे यहाँ जो सरकार के आदेश हैं शासनादेशों के अनुसार न्याय नहीं मिल पाता है। जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में जो शासन के आदेश हैं उनके अनुसार न्याय नहीं मिल पा रहा है। चलिए, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। शासन का दबाव कहें, क्या शासन के आदेश पर ही प्रशासन काम करता है क्या इस वजह से? क्योंकि कई बार ये बात नज़र आती है, इस बात को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। कई मंचों से सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बेहद ही संवेदनशील हैं, लेकिन बावजूद इसके क्यों इतनी लचरता नजर आ रही है? प्रभात जी, आपके पास आएंगे, आखिर क्या वजह देखते हैं आप? देखिए सोनी जी, समाज में जिस तरीके से ये कानून व्यवस्था और न्याय की बात जो एक होती है, ये देश की आजादी के बाद अंग्रेजों के जमाने का जो कानून बना है वो उस समय जिस आधार पे बना था, उस समय भारत की पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई है और हमारा घटा पिटा कानून और आईपीसी वही है। और जिस तरीके से पुलिस को अधिक पावर दिए गए हैं आईपीसी में कि वो जिसको चाहे उसके नाम जोड़ दे क्राइम में और जिसके चाहे उसके नाम हटा दे, उस समय से ये न्याय व्यवस्था की जो प्रणाली है वो बहुत पंगु हो गई है, बहुत कमजोर हो गई है। आज जो न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, न्याय का तराजू बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। ना कोई पीड़ित व्यक्ति या किसी निर्दोष को या किसी दोषी को छोड़ा भी ना जाए। लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस और थाने, देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, लेकिन जहां पे काम होता है, जो ग्रामीण स्तर पे जहां पे वारदात होती है, जहां पे जो ये अधिकारी लोग एसएचओ बैठे हुए हैं, खाकी वर्दी वाले बैठे हुए हैं, वहां विभिन्न मानसिकता के लोग हैं और वो आईपीसी की धारा का लगातार दुरुपयोग करते हैं। अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है उनके खिलाफ तो पीड़ित पक्ष को न्याय देने की जगह जो अभियुक्त होता है उससे पैसे देके वो केस डायरी अपनी मेंटेन करते हैं। बिल्कुल यही होता है और इसीलिए जो न्याय की गुहार लगाने गया है, उसे न्याय की उम्मीद लेकर गया है, उसे न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। हमीरपुर से दर्शक जलीस जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। हेलो जी, अपनी राय साझा कीजिए। जी सोनी जी, जी सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार तो काम कर रही है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखता है, लेकिन 22 करोड़ की आबादी है, हर कहीं कोई न कोई लेकुना कहीं ना कहीं लीकेज रह जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल हस्तक्षेप होने के कारण हो सकता है सत्ताधारी पार्टी का ही क्यों ना हो, उसका बर्दाश्त के कारण जो हमारे पुलिसकर्मी है कहीं ना कहीं उनका कार्यशैली। जलीस जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो प्रशासनिक कार्यशैली है उसमें लीकेज है, चाहे वो पूंजीपतियों का दबाव कह लो या फिर सत्ताधारियों का दबाव कह लो, जिस दबाव के चलते एक पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये आखिर कब तक? यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में आज हम चर्चा कर रहे हैं लचर कानून प्रणाली को लेकर कि आखिर क्यों उचित कार्रवाई, एक पीड़ित को न्याय क्यों नहीं मिल पाता है। संतोष दुबे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संतोष जी, अपनी राय साझा कीजिए। ये मैम, एक हमारे विपक्षी ने शौचालय बनवा लिया था हमारी जमीन पे ही जी, और हम लखनऊ में रहते, रिक्शा चलाते थे जी, और इसमें कानून गो भी आए, लेखपाल भी आए,
इन्होंने अपनी मतलब प्रक्रिया लगा दी, अब वो पक्का बन गया है। तो इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि ये कानून व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल संतोष जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं और के न्यूज़ इस मसले को भी उठाएगा और ये बात वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेगा ताकि आपको न्याय मिल सके। हमारे साथ प्रेम जी एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी भी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्कार जी नमस्कार। आज मैं भाषण में भ्रष्टाचार की परिभाषा सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि गरीबों का हक मारते हैं और ये भ्रष्टाचारी होते हैं। तो आज देखिए न्याय हमको कहाँ मिलता है, गरीबों को न्याय क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम लड़ाई नहीं कर सकते। अगर हमारे पास पैसे होते हैं तो हम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीएम और पीएम की जोड़ी है, वो बोलती है भ्रष्टाचार खत्म हो गया यूपी से। क्यों ये हो रहा है? फिर राजनीति की परिभाषा को समझा नहीं जा सकता है और ना समझाया जा सकता है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। गिरीश एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए गिरीश जी। मैम हमारी बात को पूरा सुनिएगा, काटिएगा जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, जी बिल्कुल नहीं अच्छी है। मैं जब से योगी सरकार आई अपने गांव नहीं जा सकता, अपनी खेती नहीं जा सकता, हमारी खेती में इनके ही आदमियों ने कब्जा कर रखा है, मैं जा ही नहीं सकता। मैं कैसे कह दूं कि कानून व्यवस्था ठीक है? दूसरी बात, सरकार वो नहीं होती है जो आदेश कर दे, सरकार वो होती है जो आदेश का पालन करा के रिजल्ट दिखाए। योगी साहब ने जो विपक्षी बदमाश थे, जो उनके झंडे के नीचे नहीं आए, उनको मरवा कर विपक्षियों में खौफ तो पैदा किया है, लेकिन जो और बदमाश प्रदेश के थे वो सारे इनके झंडे के नीचे बैठकर, इनके ही अगल बगल दोनों आदमी बैठते हैं, उनके संरक्षण में देश में बदमाशी चल रही है और वो बिल्कुल तक जुड़े हुए हैं। और शायद यही वजह है गिरीश जी कि कानून व्यवस्था में सुधार नहीं आ पा रहा है। कागजों में तो सुधार है, कागजों में बहुत सख्त और कड़े कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन उनका पालन कितना किया जा रहा है जमीनी स्तर पर, ये साफ नजर आ रहा है और जनता बता रहे। हमारे साथ और एक मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं राहुल बैसला जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा पर शामिल होने के लिए। राहुल जी, सवाल आपसे ही, दर्शकों का भी ये सवाल है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किए जाने के दावे तो बहुत बड़े किए जाते हैं, बीजेपी सरकार के, योगी सरकार के दावे निकलकर सामने आते हैं, लेकिन वो हवाई साबित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जी सोनी जी, जो भी दावे माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा जो किए गए हैं, वो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो सभी सही हैं और कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सवालिया निशान ये उठता है कि अभी एक दर्शक ने कहा कि वो अपने खेतों पर जाकर खेती नहीं कर पा रहे हैं जी। तो क्या खेत वो पिछले 6 साल में ही खेत बने हैं इनके, उससे पहले खेत नहीं थे क्या? और जब सवाल ये नहीं है राहुल जी, अच्छी बात है, एक दर्शक की राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास आएंगे। सुरेश जी जुड़े हुए हैं, सुरेश अवस्थी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए सुरेश जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जो कानून व्यवस्था पर जो मुद्दा आपने चलाया है के न्यूज के माध्यम से जी, मैं बताना चाहता हूँ जो ये विपक्ष लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था लुंज नहीं है, इसके पूर्व सरकारों से मिलान करना और इस समय प्रेजेंट सरकार की मिलान करना, काफी जमीन आसमान में बदलाव हुआ है। चलिए, ये बदलाव तो अच्छा है ना, जिम्मेदारी बन जाती है सुरेश जी। अगर सत्ता में कोई काबिज है, अगर बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उस कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाना चाहिए। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। जी राहुल जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। जी तो सोनी जी, सबसे पहले तो मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि जब व्यक्ति पूर्ण हो जाता है तो वो ईश्वर का रूप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पूर्ण कोई नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन मैं जो पिछले कई सरकारों में हमने देखा कि निरंतर जिस तरह से हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार में सुधार हुआ है, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, गुंडे माफिया जो आज गायब हैं, तो ये कहीं ना कहीं योगी जी की नीतियों और उनके विचारों के कारण है। वरना पूर्व में हमने भी देखा था, हमारे यहाँ जिला गाजियाबाद में मैं बताऊं आपको, सरेआम लोगों के सिर फोड़ दिए गए, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के सिर फोड़ दिए गए और कुछ नहीं होता था, समझौता लिख करके केस खत्म हो जाता था। लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है, आज किसी की हिम्मत नहीं
लेकिन सिर्फ दबंगों की हिम्मत है, दबंगों की हिम्मत है कि वो सरेआम दबंगई दिखाएं। जो रेपिस्ट हैं, जो दुष्कर्म कर देते हैं, तो वो दुष्कर्म करने की हिम्मत दिखाते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। यहाँ पर सत्ता का दबाव भी देखने को मिलता है। पूंजीपतियों का, अगर कोई पीड़ित गया, उसने थाने में तहरीर दी और वो पूंजीपति का केस है, तो जाहिर सी बात है वो दबाव बनाता है थाने में, तो उसे न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसे मामलों को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है कि अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति के लिए कार्य करना, उसका विकास के लिए कार्य करना, उसी नीति को लेकर माननीय योगी जी चल रहे हैं। और जो मैं ये कहता हूं, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, जितने भी पीड़ित लोग हैं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सीधा जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, आप सीधा अच्छी जो बात योगी है। जी सीएम ऑफिस में, सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं प्रशासनिक कार्यशैली पर। और जो आपने कहा कि यहाँ पर कोई भी मामला ऐसा नहीं आया, तो पीलीभीत चित्रकूट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल जी, आपके पास आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दर्शक हैं गिरीश शुक्ला जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गिरीश जी, अपनी राय साझा कीजिए। जो नेताजी बीजेपी के अभी बोल रहे थे हमारे बारे में कि भाई क्या आज ही खेती आपकी हो गई? नहीं, मेरी 44 साल से खेती है। जब से उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं ब्रजेश पाठक, उनके आदमी हैं ब्रजेश शुक्ला एडवोकेट, उन्होंने हमारी जमीन पर नाजायज ढंग से साठ गांठ करके पुलिस और प्रशासन से कब्जा कर रखा है और झूठे मुकदमे लगाता है। और अगर हमारी बात का उन्हें गलत लग रहा हो तो कन्नौज जिले के महामंत्री हैं शैलेंद्र द्विवेदी, उन्हीं की पार्टी के हैं, उन्हें फोन लगा के इसी वक्त हमारी सच्चाई को जान लें वो, और बताएं कि ब्रजेश पाठक क्या करा रहे हैं प्रांत के अंदर, क्यों नहीं हटाते उनको उप मुख्यमंत्री पद से? जब वो कानून मंत्री तब से वो उत्पाद बचाए हुए हैं ब्रजेश शुक्ला, क्यों नहीं उसको रोका जाता है? क्यों उसको सरकारी वकील बना दिया ब्रजेश शुक्ला? उनकी किसने घूस लिए? शुक्रिया। ये सवाल मैं राहुल जी से कर लेती हूँ। राहुल जी, 44 साल से है, क्योंकि दर्शक किसी पार्टी का नहीं है या किसी राजनीतिक दल का कोई नेता नहीं है, ये एक आम नागरिक हैं और ये दर्शक हैं। इनके साथ जो आप बीती है वो आप बीती आपसे सुना रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल जी। जी सोनी जी, दर्शक बिल्कुल सुन रहे हैं, लेकिन मैं भी आपसे यही आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। अभी आपने भी कहा कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की नीतियों पर किसी का प्रश्न चिन्ह नहीं है। अगर किसी अधिकारी का, प्रशासनिक अधिकारी का अगर कोई गलत करता है तो आप सीएमओ ऑफिस में मेल के द्वारा कंप्लेंट अपनी कर सकते हैं, ऑनलाइन के द्वारा, ऑनलाइन। सवाल यहाँ पर उठता है राहुल जी, सवाल यहाँ पर उठता है, हम मंशा पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर कोई योजना लाई गई, हमने एक कड़ा कानून बना दिया गया, अगर वो लागू कर दिया गया तो उसका निरीक्षण भी तो होना चाहिए कि भाई अगर ये पीड़ित जा रहे हैं, इन्हें क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्याय मिल नहीं पा रहा है, जो रजिस्टर हैं वो मेंटेन हो जाते हैं, इस पर कौन ध्यान देगा? किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। सभी अधिकारियों से वो निरंतर समय समय पर पूरी रिपोर्ट मांगते हैं, सारी रिपोर्टें वो लेते हैं। लेकिन अगर किसी को समस्या है, अगर किसी को वास्तविक समस्या है, तो वहां तक पहुंचनी चाहिए समस्या। अगर आपकी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। राहुल जी, क्योंकि बात बहुत लंबी जाने वाली है, इसलिए गिरीश जी ने जो आरोप लगाए उसको लेकर आप क्या कहेंगे? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर आरोप लगाए, किसी भी उनकी कार्य, हम किसी भी सम्मानित व्यक्ति के ऊपर अगर हम आरोप लगा रहे हैं तो हमें खुद सबसे पहले ये चिंतन करना चाहिए कि हम सही हैं या गलत हैं। बिल्कुल, अगर कोई सही है तो वो दावे के साथ एक नेशनल टीवी में जुड़कर अपनी राय साझा कर रहा है और अपनी बात को रख रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? उन्होंने ये कहा कि जवाबदेही बनती है। कर रहे हैं। अगर ये 44 साल से खेती कर रहे हैं तो कोई भी किसी भी व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कैसे कर लेगा, ये आप भी समझते हैं। हम यही बताते हैं, अगर किसी पर जमीन पर कोई ना कोई दिक्कत है
कोई ना कोई दिक्कत है, या दूसरे पक्षकार का भी उसमें कोई ना कोई नाम है, चलिए या एक बार उसका जाकर मुझे लगता है इस मामले को समझना चाहिए। हम अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे रमाकांत जी। अगर देखा जाए कानून तो कड़े बनाए गए, कानून का पालन किस तरीके से हो रहा है ज़मीनी हकीकत भी आप बखूबी देख पा रहे होंगे। अगर इसे तुलना किया जाए, कहा जाता था बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो कहा जाता था कि सपा के कार्यकाल में जो आपराधिक मामले हैं वो चरम पर हैं, कानून व्यवस्था लचर है, ऐसे आरोप लगते रहे हैं। क्या लगता है तब की और अब की स्थिति में कुछ बदलाव आया है? सवाल कैसा है सोनी जी? चलिए हमारे साथ प्रभात जी आप इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमारे साथ रमाकांत साहू जी नहीं है। देखिए सोनी जी, मैंने आपसे कहा कि कानून कितना लचर है और लोगों ने लचर बना दिया है। कानून की जितनी भी धाराएं हैं वो सब स्ट्रांग हैं, लेकिन ये राजनीतिक दलों ने और मसल्स पावर, पैसा और अपराधी और खाकी और राजनेता का जो गठजोड़ है, इसने समाज को लुंज पुंज कर दिया है। हम चौथे स्तंभ हैं, हम लोग अपनी कोई आवाज सामने दर्शक की सुनाते हैं, लेकिन उसमें कोई किसी के कान में जू नहीं रहती है। प्रवक्ता जी बचाव कर रहे थे, मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है तो उसकी सुनी नहीं जाती है। सवाल इस बात का है, आज कानून में सारी धाराएं वही हैं और सारे आईपीसी और सारी चीजें, मैंने कहा ना कि पुलिस को जो पावर है उस पावर का मिसयूज होना, पैसे का प्रलोभन देना, शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कानून होना, गरीबों के लिए कानून का कोई भी न्याय का मंदिर, गरीबों के लिए पैरवी करने तक के लिए जो वकील नियुक्त होते हैं सरकार के, वो भी अब पैसे ले दे के कार्रवाई करते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। देखिए देश के अंदर हम रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, हम कहते हैं छत हमने दे दी, हमने भोजन दे दिया, राशन दे दिया, हमने सब कुछ दे दिया, लेकिन आज भी इस देश के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रेवेन्यू राजस्व के मामले में जिनके मारपीट हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, विद्वेष की भावना फैल रही है, कब्जे हो रहे हैं जमीनों में, ये रेवेन्यू के जो मामले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि राजस्व के जो मामले हैं उससे ही अपराध पनपता है, निश्चित तौर पे अपराध पनपता है, लेकिन आपने उसकी ठोस कार्रवाई क्या की? थाने बिक रहे हैं, जिला बिक रहा है, तहसील बिक रही है, लेखपाल पैसा मांग रहा है, हर जगह आदमी पैसा मांग रहा है, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। गरीब आदमी कहां जाए? गरीब आदमी कहां जाए? अरे आप जिस गरीब के पास नहीं खेती है, आप उसको कहते हैं कि हमने खेती दे दी, हमने उसके लिए उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया, सब कुछ ठीक है। ये अपराध इस देश के अंदर होते रहेंगे, समाज में ये अपराध होते रहेंगे जब तक हम कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं करेंगे, हम एक ऐसे सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज में अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति न्याय के लिए दर दर भटकता रहेगा। आज आम आदमी कानून के मामले में, कानून व्यवस्था आपकी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, आपने संगठित गिरोह तोड़ दिया, आपने रंगदारी और बड़े बड़े माफिया खत्म कर दिए, लेकिन छोटे छोटे माफिया जो बैठे हैं आज समाज में, जो गरीब आदमी को जीने नहीं दे रहे हैं। कहावत है कि अगर किसी व्यक्ति के यहाँ बीमारी आ जाए और न्यायालय में मुकदमा आ जाए तो वो व्यक्ति कंगाल हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास दवाई नहीं है वो बीमारी से मर जाएगा, और वो घर बेच के पूरा दवाई लेके आएगा, मर जाएगा। और अगर किसी के पास कानून में अगर मुकदमा दर्ज हो गया और वो कानूनी कार्रवाई चाहेगा तो घर बार उसको पूरा बेचना पड़ेगा, उसको सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। तो जब तक ये सिस्टम में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हम समाज को स्वस्थ समाज नहीं दे पाएंगे, चाहे 24 करोड़ की जनता हो, चाहे 25 करोड़ की जनता हो, चाहे 140 करोड़ की जनता की आप नुमाइंदगी करने की बात कहें। हमारे बिल्कुल सवाल यही है कि अपराधों पर अंकुश कैसे लगेगा। रविशंकर जी आपके पास आएंगे। सपा के कार्यकाल की स्थिति क्या कुछ रही उससे हर कोई वाकिफ है, और जो बीजेपी है अब सत्ता में काबिज है, सवाल उठाया करती थी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में अपराध चरम पर है, दबंगई चरम पर है, कानून व्यवस्था लचर है, तो अब यही आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। क्या स्थिति कानून व्यवस्था की आप देख पा रहे हैं? मैडम आप सही बात है, जिस मुद्दे को आपने उठाया है वो जांच का विषय है,
लेकिन जो सरकार की नीति स्पष्ट है, सरकार सार्थक दिशा में काम भी कर रही है। अगर कुछ अभी क्षेत्रों में काम बाकी है, सरकार की देखिए नीति को हम लोग चैलेंज नहीं कर रहे हैं, सरकार बहुत अच्छे नीति के साथ काम कर रही है। बस हमें एक बात इस चीज का ध्यान रखना, सार्वजनिक जीवन में जब हम निकलते हैं तो सार्वजनिक जीवन में बहुत सारी चीजें, 22 करोड़ आबादी का उत्तर प्रदेश है और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिशा में काम कर रहे हैं, अपराध में जरूर कमी आई है। हमें और सार्थक तरीके से अधिकारियों से मेरा निवेदन है और पुलिस थानों से मेरा निवेदन है कि सरकार की नीति को लेकर के सहयोग करें। ये जनता हमारी जनता जनार्दन है, जनता के सुख दुख में जब तक हम शामिल नहीं होंगे। देखिए सोनी जी, कोविड के दौरान मैं आपको बता दूं, जो समाज सेवी संस्थाएं थी और पार्टी केवल एक समाज सेवी संस्था और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो समाज में जिस तरीके का वातावरण आप लोग भाप पा रहे होंगे, उस पर भी हम उसका भी जिक्र करेंगे। उससे पहले एक दर्शक हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी हैं, कुरुक्षेत्र से हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए चंद्र प्रकाश जी। सोनी बहन नमस्ते। जी नमस्कार। सोनी बहन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गिरीश जी के मैंने विचार सुने आपके चैनल के माध्यम से, जो ये कह रहे हैं कि मैं 44 वर्षों से खेती कर रहा हूँ और मेरे साथ इस प्रकार से उदंडता हो रही है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को सुन करके, क्योंकि जो आदमी टीवी पर इतना सक्षम भाषा में और अच्छी भाषा में अपनी बात को रखता हो और उसके साथ ये अन्याय हो रहा हो, मुझे जचता नहीं है। ये मेरी समझ से परे है, एक बात। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ के ऊपर बात कही जा रही है। आज सूरत की कोर्ट में क्या हुआ मैडम? आज सूरत की कोर्ट में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। न्याय क्या, न्याय प्रणाली क्या न्याय देती है, मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना मेरा अधिकार। न्याय को ही सर्वोपरि माना जाता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं ये कह रहा हूँ दीदी कि वहाँ जो है ना, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन किया, वो उसके तहत तो चाहे कोई हो, मेरे जैसा साधारण नागरिक हो, वो भी डर जाएगा। ये हमारे राजनेता क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं कोर्ट पे, संविधान पे, तानाशाही का जिक्र आप भी करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ राहुल जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। एक बड़ी जवाबदेही, एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मौजूदा सरकार के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। राहुल जी आपके पास आएंगे। कानून सख्त है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोताही, कहीं ना कहीं एक लीकेज पॉइंट है, जो इन आपराधिक गतिविधियों में, या ये कहा जाए सत्ता की हनक और पूंजीपतियों की हनक के दबाव के चलते जो कानूनी प्रक्रिया है, जो प्रशासनिक कार्यशैली है, वो बाधित होती नजर आ रही है। इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। लगभग पिछले 6 सालों में सोनी जी, मतलब बहुत हद तक माननीय योगी जी ने जो दबंगई और गलत लोगों का जो प्रभाव था वो चल रहा था, उसको कुछ बहुत हद तक खत्म कर दिया है। लेकिन वो कहावत है ना कि जब पूरा तालाब खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो साफ करने में तो समय लगता है ना। तो थोड़ा बहुत जो रह रहा है वो भी अब समय साफ हो जाएगा। और अभी आपके दर्शक ने इनके गिरीश जी के सवाल का जो जवाब दिया था, तो आप उनको भी सुन सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैंने पहले भी देखा था। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि किसान नेता आजकल वो भी बहुत बन रहे हैं जिनको यही नहीं पता कि रबी और खरीफ की फसल में क्या अंतर है। उन्होंने कभी जीवन में खेती करके नहीं देखी, वो भी किसान नेता बन रहे हैं। अच्छी बात है राहुल जी। हम कानून व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं, तो हम उसी पर रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से अपराधी, और मैं ये जो घटनाक्रम है इससे भी आपको वाकिफ करा दूं। पीलीभीत चित्रकूट की घटना है। चित्रकूट की घटना है कि एक दबंग अब परेशान कर रहा है एक व्यवसायी को, एक व्यापारी को, और वो इस बात की तहरीर भी थाने में देकर आए हैं। बावजूद इसके अब ये दबंग दबाव बना रहा है थाने में, जिससे कि एक न्याय नहीं मिलता नजर आ रहा है। बाकी ये क्या मसला है, एक बार अगर आप सर्वे करेंगे तो ये पूरा मांजरा समझ जाएंगे। दूसरी तस्वीर पीलीभीत की माँ बेटी की कहानी। माँ बेटी ने जहर खाया, वो भी इस वजह से क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति, न्याय नहीं मिल पा रहा है
कानूनी कार्रवाई ठीक तरीके से उनके पक्ष में होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दूसरी पार्टी का दबाव इतना ज्यादा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक ही चीज उन्हें समझ में आती है कि जान दे दो। तो ऐसी स्थिति पर कैसे अंकुश लगेगा? जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी साफ हो जाएंगी। अगर शिकायत दर्ज करने शिकायत करता जाता है तो निश्चित रूप से उसकी शिकायत पर कार्रवाई हो रही है। अगर उसकी शिकायत पर कार्रवाई हो रही है तभी तो दबंग उस पर दबाव बना रहा है। लेकिन अभी आपके माध्यम से पता चला है तो निश्चित रूप से वो अधिकारी उस दबंग पर जल्द कार्रवाई करेंगे। और झूठे मुकदमे कैसे दर्ज कर लिए जाते हैं राहुल जी, इस पर क्या कहेंगे? झूठे मुकदमे, इस बेटी का ये भी आरोप है कि पुलिस ने उसके पिता को रेप के झूठे मुकदमे में फंसाया, और ये शर्म की बात है। अगर इस बात में सच्चाई है तो ये शर्म है और अफसोस भी करना चाहिए पुलिस पर, जिस तरीके से गंभीर, क्योंकि शासन की भी, सरकार की भी इस बात को लेकर किरकिरी हो सकती है। कानून व्यवस्था एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसको सुचारू रूप से बनाए रखना। कानून व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से जो बन रही है, उस लड़की की अगर कोई शिकायत है तो जब तक तथ्य साबित नहीं हो जाते कि वो शिकायत जो है या आरोप जो है वो सही है या गलत है, तब तक हम इस पर कोई कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। ना तो हम अधिकारी को गलत बता सकते, राहुल जी, ना हम उसके पिता को सही बता सकते। इस मामले में जब जांच ही नहीं करना चाहता कोई शख्स, कोई अधिकारी इस मामले को जानना ही नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट उसका नजर आ रहा है, तो वो शांत हो जाता है। और फंसता कौन है? जो पीड़ित है, जो पहले से परेशान है, उसे और परेशान कर दिया जाता है। ऐसे ही सोनी जी, ऐसी व्यवस्थाओं के लिए जहां दिक्कतें थी, सीधा जो है हेल्पलाइन नंबर दे रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यालय का, सीधी शिकायत वहां दर्ज कराइए। आज जो कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, राहुल जी एक सवाल है मेरा आपसे, तो कोई भी समस्या हो आप तुरंत है। राहुल जी एक सवाल है, हेल्पलाइन नंबर है, 1090 की व्यवस्था है, बावजूद इसके अगर कोई लड़की रास्ते में जा रही है, बाइक सवार आते हैं, छेड़कर चले जाते हैं, उस वक्त अगर वो शिकायत भी करती है तो कितना वक्त लगेगा? आपने कहा कि हेल्पलाइन नंबर है, अगर उसमें भी किया जाता है तो क्या त्वरित कार्रवाई हो जाएगी? देखो, त्वरित कार्रवाई उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ऐसी स्थितियां अब नहीं है। अब प्रदेश में बहुत बदलाव है। ये आप जो बातें कर रही हैं लगभग 8 साल 10 साल पुरानी बातें हैं। आज बहुत बदलाव है। हर रोज खबरें पढ़ रहे हैं राहुल जी, हर रोज खबर पढ़ते हैं और इस आधार पर, उन आंकड़ों के आधार पर हम बात कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभात जी आपके पास आएंगे। हालांकि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की बात बार बार निकलकर सामने आ रही है, और कितनी चुस्त दुरुस्त है उसकी बानगी भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्या और सुधार की जरूरत है आपको लगता है? निश्चित तौर पे अभी और सुधार की जरूरत है। मानवता और इंसानियत, ये सबसे बड़ी चीज है। जब तक मानवता और इंसान नहीं आएगी, हम कहते हैं ये मित्र पुलिस है, हमारी पुलिस जो है खाकी पुलिस, ये मित्रवर है। इसको समाज में मित्र के रूप में होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ये सिर्फ कानून व्यवस्था हमारी जीरो टॉलरेंस पे है, बाबा जी है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, समाज बहुत स्वस्थ हो रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। काम इससे चलेगा कि समाज में पुलिस का रोल जो एक मित्रवर होना चाहिए, कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, वो पुलिस थाने तक जाए और बेधड़क होकर वहां पे अपनी रिपोर्ट दिखाए। बहुत से कानून, पास्को एक्ट ऐसा है, 60 साल के व्यक्ति के ऊपर एक छोटी लड़की के उसके आरोप में उसको जेल भेज दिया। अरे आप तथ्यों की जानकारी आपने नहीं की, झूठे आरोपों में आपने केस को। तो मैंने कहा ना कि बहुत से कानून ऐसे हैं, बहुत सी धाराएं ऐसी हैं जिसका मिसयूज खुद पुलिस करती है और राजनीतिक दबाव में करती है। तो राजनीतिक दबाव पुलिस के ऊपर से हटना चाहिए। समाज में पुलिस को फ्री हैंड काम करने का मौका मिलना चाहिए, और जो उस पूरे महकमे में 2-4-5% जो लोग हैं, जो खराब लोग हैं, उनको चिन्हित करके, उनको बर्खास्त करके उनको घर भेज देना चाहिए। क्योंकि समाज 2-4-5 गंदे लोगों से पूरा पुलिस महकमा बदनाम होता है। तो खाकी का जो इकबाल होता है, खाकी का जो विश्वास होता है, वो जनता के बीच होना चाहिए। जनता बिल्कुल निडर होकर थाने तक जाए, अपनी समस्या बताए। वो जाती है थाने में समस्या बताने, मालूम पड़ा उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उसी को पीड़ित कर दिया गया। वो डर और भय की वजह से
थाने तक पहुंचती नहीं है। बिल्कुल, समाज में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर लोग अगर ऐसा अत्याचार हो भी रहा होता है या किसी भी वजह से परेशान है तो वो थाने जाना जरूरी नहीं समझता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे वहां से न्याय की उम्मीद नहीं मिलती। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कानून सख्त है लेकिन कानून की इस सख्ती का जो है पालन होता नजर नहीं आ रहा है, और इसीलिए आज हम जनहित में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। कानून तो बहुत है, संविधान में कानून ये भी है कि अगर आप किसी को 10 सेकंड से ज्यादा घूरते हैं तो उसमें भी प्रावधान है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इन कड़े और सख्त कानूनों का जमीनी स्तर पर कितना कार्रवाई और कितनी गंभीरता से इसे लिया जा रहा है, इसकी बानगी आप देख रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। आपके पास आएंगे रमाशंकर जी। अगर देखा जाए सामाजिक स्तर पर कई बार आपने ये डर भी देखा होगा, कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जो थाने तक लेकर लोग नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको लगता है कि अब इस मामले में उम्मीद नहीं है न्याय की। नहीं, बहुत अच्छी बात सोनी जी ने आपने कही है। जब हम लोग सामाजिक दायरे में जाते हैं तो बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे विषय थाने लोग को लेके नहीं जाना चाहते हैं। तो इसमें थोड़ा और जागरूकता जो सामाजिक संस्थाएं हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं, इसके तहत हमें और थोड़ा जागरूक करने की आवश्यकता है। और मैं अभी भाई साहब त्रिपाठी जी बोल रहे थे, प्रभात जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला कि जो हमारी खाकी वर्दी है, जो हमारी पुलिस प्रणाली है, पुलिस प्रशासन है, इसको मतलब मित्रवत जब तक जनता से नहीं अपना एक वार्तालाप या जनता से मिलेगी नहीं, तब तक इसमें थोड़ा सा सुधार ला पाना बहुत मुश्किल होगा। और ये बात शासन प्रशासन में देखिए, यहाँ पार्टी के भी हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, राहुल जी हैं, इनके माध्यम से सब बातें पहुंचनी चाहिए। और सामाजिक संस्थाओं को भी अपने स्रोतों से, उनके अपने अपने स्रोत हैं, माननीय मुख्यमंत्री को या डीजीपी महोदय को या जो भी जिला प्रशासन को, उनके माध्यम से जैसे आपने संज्ञान में लाया है, तो मैं खुद इसमें एक अपील करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, क्योंकि जो उनकी नीति है, उनकी जो मंशा है, उनके अनुरूप पुलिस प्रशासन, हमारे अधिकारी काम करें। इसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर के काम करने की जरूरत है। और सामाजिक संस्थाएं एक जागरूकता अभियान भी अपने अपने क्षेत्रों में लगाएं, जो भी जिनका दायरा है, कि हमारे समाज की बच्चियां, हमारे समाज के बच्चे, उनको किस तरह से हम एक सकारात्मक एक तालमेल बिठाने की भी जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि सामाजिक स्तर पर देखा गया है कि पुलिस के प्रति जो सोच है वो भी काफ़ी इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो एक छवि है पुलिस की, वो उतनी अच्छी नहीं है शायद, और उस छवि को सुधारने की ज़रूरत है। अब 2 शब्दों में आप अपना कमेंट दीजिए प्रभात जी। जी देखिए सोनी जी, कानून व्यवस्था या समाज में भयमुक्त समाज देना एक सरकार का काम है और सरकार दे भी रही है, लेकिन बहुत सी अभी खामियां ऐसी हैं जो हम सिस्टम को जोड़ के नहीं चल रहे हैं। हमें गांव ग्राम पंचायत में हम ग्राम प्रधान बनते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, जितने भी लोग हैं इनका दायित्व तो ज्यादा बनता है। समाज सेवक भी हैं। ग्राम प्रधान लेवल पे अगर कोई भी, सब लोग अपने अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तो सरकार भी मजबूत होगी और पुलिस प्रशासन को बल भी मिलेगा। जितना पुलिस प्रशासन को अच्छा होना चाहिए, उतना समाज के हर व्यक्ति को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए। और ये सहयोग की भावना जब तक नहीं बनेगी, तब तक हमारा समाज इसी तरीके से उपेक्षित होता रहेगा। और समाज के हम लोग भी जागरूक हों कि हमारे मोहल्ले में कौन अपराधी आया है, हमारे पड़ोस में क्या गतिविधियां हो रही हैं। बिल्कुल, आपराधिक गतिविधियों को लेकर थोड़ा गंभीरता बरते जाने की जरूरत है। राहुल जी, अगर आप मानते हैं कि वाकई प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर कोई लीकेज पॉइंट है और उसको भरा जाना चाहिए, तो आप क्या प्रयास करेंगे इस कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए? हमारा तो प्रयास माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश में
निरंतर चलता हुआ आज इस स्थिति में है कि पूरे देश और प्रदेश में स्थिति बहुत बेहतर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व की सरकारों के दौरान बेहतर है, ठीक बात है, रही थी, बेहतर है, ठीक बात है, लेकिन और बेहतर हो इसके लिए क्या कवायद रहेगी? मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखिए, जो रेपिस्ट है या बलात्कारी या कोई भी गुंडा बदमाश अगर कोई नेता है तो पार्टी तुरंत निष्कासित कर देती है, और दूसरी सरकारों ने उन्हें पद दिया, उन्हें नेता बनाया, उन्हें मंत्री बनाया। तो ये दूसरी सरकारों ने क्या किया, हम उस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। हमें मौजूदा सरकार क्या कर रही है आम जनता के लिए, हमें उससे सरोकार। जो उन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाने की नीति जो अपनाई थी पूर्व की सरकारों ने, उसको माननीय योगी जी ने खत्म किया है। और माननीय योगी जी ने प्रशासन को स्वतंत्रता दी है कि जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए कार्य करना है। और उसी के अनुरूप थोड़ी बहुत जो त्रुटियां हैं वो कहीं ना कहीं अब आगामी वर्षों में पूरी हो जाएंगी, और पूरा प्रदेश करप्शन मुक्त, गुंडागर्दी मुक्त ये होने वाला है। क्योंकि जो गुंडे बदमाश है, दबंग है, उनको बिल्कुल अपराध मुक्त होना चाहिए, क्योंकि अपराध का ग्राफ कम होने का तो दावा जरूर सरकार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं राहुल जी, अभी देखा जाए छेड़छाड़ और रेप की वारदातें हर रोज सामने आती हैं, हर रोज मैं ये खबर पढ़ती हूँ, और दबंगों की दबंगई के मसले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसीलिए जनहित में ऐसे मसलों को उठाया जाता है जो आम जनता से जुड़े हुए होते हैं, ताकि उनको न्याय मिल सके। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि कानून व्यवस्था क्या और चुस्त दुरुस्त होगी, और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कोई ठोस रणनीति अपनाएंगे? क्योंकि आपराधिक मामलों में इजाफा होता जा रहा है। जिस तरीके से बाबा के बुलडोजर का भय देखने को मिलता है खनन माफियाओं के जहन में, उसी तरीके से अगर पीड़ित है तो उसके जहन में एक उम्मीद नजर आनी चाहिए कि उसे न्याय मिल पाएगा। ऐसा कानून, ऐसी कानून व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।